मंत्र विद्या भूत के बारे में स्टडी करना है या फिर साइंस एडवांस जितना भी एडवांसमेंट है वो वहाँ पे मिलेगा। तो कहते पुरातन से लेकर के नए ज्ञान के बारे में आपको सब नॉलेज जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो कहते एक बड़ा विश्वविद्यालय सीट की साइज हिसाब से कौन सा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें 79,000 सीट्स होती है टोटल। आपके लिए सबसे बड़ा यदि कोई जहाँ कॉम्पीट करना है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दूसरा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 9,000 सीट्स होती है। तो कहते हैं एक बहुत बड़ा स्कोप है यदि आप 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चले, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, AMU, जामिया मिलिया और JNU, इसी में आप अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं एडमिशन मिले, क्योंकि इनको मिलाकर के 1 लाख के करीब सीट्स पूरे देश की यहाँ है। इसके बाद आपको मैं कुछ यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया बताऊं, क्योंकि JNU का, EU का, BHU का, उनका एक एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट है। CUET के अंदर तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया कि हमें किस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, फिर उनका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है। आप ये नहीं सोचे CUET के एग्जाम में सब कुछ क्लियर है, नहीं। आपको उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास जाना होगा कि उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट्स को देखना होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कि BA करना है तो लैंग्वेज के लिए आपका, मान लो आपने कुछ पढ़ा नहीं, या फिर आपको कॉमर्स करना, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो आपका मैच नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका जो है, आपने जो पढ़ाई की है 12वीं तक, उसमें कौन सा सब्जेक्ट था और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सब मिलेगा, बट आपको जब जामिया में जाना है, JNU में जाना है, BHU में जाना, फिर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वहाँ की कुछ गाइडलाइन CUET के अंदर है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है। तो ये जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बताए इंडिया की बेस्ट या टॉप, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी नाम आता है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अक्रॉस इंडिया। आपको अभी पता होना चाहिए 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे पूरे कंट्री में है, हर स्टेट में, और कुछ स्टेट में 2 से ज़्यादा भी है। यूपी में ज़्यादा है, फिर राजस्थान में हमारे एक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान लोकेटेड इन किशनगढ़, आप कह सकते किशनगढ़ में है। तो कहते 44 हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, और ये पहले हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब CUET के आने से क्या हुआ कि हम उन यूनिवर्सिटी के भी कोर्स ले सकते हैं। आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में भी हमारा स्टूडेंट जाकर पढ़ सकता है, या फिर आप तेलंगाना में भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन है। आपको AI पे करना है तो आप दूसरा कार्ड चले जाएंगे। बहुत सारे कोर्स अभी UG लेवल पे स्टार्ट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। विक्रमादित्य जी का और ईश्वर जी का था कि अब एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि आज इंजीनियरिंग करना कोई पसंद नहीं कर रहा, मेडिकल से ज़्यादा AI पे ध्यान दे रहे हैं। माइक्रोचिप के बारे में बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह के कोर्स ला रहे हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट द एलिजिबिलिटी और पात्रता की शर्तें क्या है कि आप यूनिवर्सिटी CUET एग्जाम में क्या क्या पात्रताएं होती है। नेक्स्ट स्लाइड। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने स्लाइड बनाया है, फिर अलीगढ़ के लिए, फिर JNU के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए, जो आप लोग सभी हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया, या जिनका रिजल्ट अभी बोर्ड के एग्जाम होंगे 1-2 महीने में, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपियरिंग है। और जो कोई ड्रॉप नहीं कर चुका है वो भी इसमें, क्योंकि अपर लिमिट नहीं है। जैसे JNU में 17 साल मिनिमम एज रखा हुआ है एडमिशन के लिए, बट यहाँ पे CUET के कुछ यूनिवर्सिटी में मिनिमम एज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम एज का फैक्टर आता है, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। क्योंकि कुछ 2 साल से ड्रॉप कर दिया, कहीं PET JEE और नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसको वहाँ अटेम्प्ट खत्म हो गए, उसको BSc करना है, तो इस विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ड्रॉपर को भी यहाँ चांस दिया जाता है। फिर इसके साथ आपका जो एक चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि 12th का मार्क्स जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरीके से रखा हुआ। कोई कहता 40% पे हम लेंगे, आप MBA हो सकते हैं, 45 पे एडमिशन ले सकते हैं, ये सब कुछ है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। आप एप्लीकेशन के लिए आप जा रहे हैं, पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं,
लेकिन सिलेक्शन के टाइम में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। पहला चीज है कि आपका एग्जाम तो हो गया, एग्जाम के बाद आपका मेरिट जो है, आपका 12th का भी मार्क्स कभी कभी उसमें काउंट होगा। काउंट कैसे होता है? यदि आपने एक ही मार्क्स में मान लो 200 पे 10 स्टूडेंट आ गए, सीयूटी का स्कोर है 200, सबका आ गया, ऐसे 50 लोग होंगे, लेकिन अब 50 में से सीट 2 ही बची किसी यूनिवर्सिटी के पास, तो 2 लोग कौन होंगे जिनको एडमिशन मिलेगा? स्कोर सबका बराबर है, लेकिन 2 को लाने के लिए क्या किया जाएगा कि आपका 12th के मार्क्स भी देखे जाएंगे, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा हमने 45% या 40% लेके आए और हमारा सीयूटी में हमने जाके एग्जाम दे दिया और हमारा एडमिशन होगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम तो ठीक है, अपियर हो रहे हैं, लेकिन आपको उस मेरिट में, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में, तो आपको टॉप में जाना है। फिर उसके साथ साथ 12वीं के मार्क्स भी मैटर करते हैं। फिर मार्क्स तो आ गए, हो सकता है ऐसा भी हो 50 लोगों में जिसमें स्कोर सबका 200 है, लेकिन उनके मार्क्स भी हो सकता है बराबर हो, 12वीं के स्कोर और 12th के मार्क्स भी ऐसे होंगे बराबर होंगे, तो किसको एडमिशन मिलेगा? जो ज्यादा एज का होगा, जिसने ड्रॉप किया होगा, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको सीट मिल जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है किसको? हमारे यहाँ है कि जो गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि ऐसा कभी केस होगा, तो मार्क्स को लेकर के भी हमें सोचना है कि हमारे पास 2 सीट है, लेकिन 2 सीट पे स्कोर और 12th के मार्क्स को करने के बाद भी 10-15 लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सीट 2 है, तो क्या करेंगे? 10-15 में से उन 2 लोगों को लेंगे जिनके फैक्टर हुआ कि मार्क्स कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो बीएससी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि जनरल 40% तक एडमिशन होता है, और बीकॉम के लिए 45% आप 12वीं में लाएंगे तो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और बीटेक के लिए कुछ कोर्सेज है उसमें आपके लिए उन्होंने 60% रखा हुआ, 12th का 60% होगा तभी आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। मतलब जब क्लियर होगी उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि आपके 12th में 60% है तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, देन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। सब्जेक्ट का एक लिस्ट है कि आपको 37 टोटल एरियाज है, जिसमें 13 लैंग्वेज है और 23 सब्जेक्ट है और एक जीटीए है। जनरल जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो बीएचयू लेता है, वो स्पेसिफिक है उनका कि हमारे पास टोटल 37 अलग अलग एरिया है जिसमें आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो पहला हो गया 13 लैंग्वेज, दूसरा 23 सब्जेक्ट और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो बीएचयू के लिए स्पेसिफिक है, और बहुत कम इंस्टीट्यूट उसको ऑप्ट करते हैं। उन्होंने इस क्राइटेरिया रखा, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि हम लैंग्वेज में जा रहे हैं तो लैंग्वेज किस यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद में, और जेएनयू में लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। तो कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेवल के जो लैंग्वेज की पढ़ाई होती है हैदराबाद में, और दूसरा कहाँ हो रहा है? जेएनयू में, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी पढ़ना चाहें उसकी लिस्ट है, और उसका सिलेबस सर ने बताया कि cut.nta.nic.in पे आप जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देन जेएनयू का आप देखिए, जेएनयू में 3 तरह के कोर्स होते हैं। अभी पहले तो सिर्फ लैंग्वेज होता था, अब इन्होंने मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, और उसके साथ योगा कोर्स है। और जेएनयू के लिए एक स्पेशल बात यह है कि वो डिप्राइव्ड जो होता है एरिया, जैसे बाड़मेर उसमें आता है, यदि आप सीयूटी स्कोर के साथ 6 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, कहाँ की? बाड़मेर की कि आप लैंग्वेज में एडमिशन ले लें, आपका एडमिशन यदि जनरल कैटेगरी में 55% पे हो रहा है और आपके 49 है, तो बाड़मेर से आपका चांस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जेएनयू ने कि कोई ऐसे एरियाज है टॉपोग्राफी को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, और उस क्लाइमेट कंडीशन से एरिया वाइज, तो उस एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए वो वहाँ के स्टूडेंट को क्या करते हैं कि उनको भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए। दिल्ली का एक स्टूडेंट होता है, एक बाड़मेर के गडरा रोड के स्कूल से पढ़ रहा है, वो कॉम्पीट कर रहा है, तो उसको कैसे आप कॉम्पीट कराएंगे जेएनयू के लिए? तो कहा कि 5 to 6% रिलैक्सेशन होना चाहिए। देन फॉर द गर्ल्स आल्सो
जेएनयू गर्ल्स के लिए भी एक पॉइंट देता है कि इस एरिया की गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, डेप्यूटेशन पॉइंट्स होते हैं कि आप वो जेएनयू डिसाइड करता है तो वो रोटेशनल बेसिस, कभी जैसलमेर को देंगे, कभी बाड़मेर को दे देंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दे देंगे, या फिर कभी हिमाचल या उत्तराखंड के किसी या जम्मू कश्मीर के स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट को वो रोटेट करते हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है जैसलमेर से या बाड़मेर से स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं वो जाकर के जेएनयू में पढ़ाई करें, ऐसा बहुत रेयर होता है। क्योंकि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहाँ पे उस एरिया के लोगों की जो एक कहते हैं बैकवर्डनेस, हम नहीं कहेंगे, कहते हैं कह सकते हैं कि हम उस मुख्य धारा में नहीं आ पाए, कुछ वजह रही है और उस वजह को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसमें एडमिशन में हेल्प मिलती है। तो जेएनयू के लिए आपको कह सकते हैं कि योगा कोर्स है और अब इंजीनियरिंग भी है, वहाँ पे मैनेजमेंट कोर्स भी आया है और लैंग्वेजेस में, लेकिन वहाँ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बीएससी, ये वहाँ पे कोर्स जेएनयू में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस तरह का कोर्स अभी आया नहीं। इंजीनियरिंग है, एमबीए है, योगा है और कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स है जो आप 12th के पास करने के बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का आपको मैंने बताया होगा, मैंने 3 साल वहाँ काम किया था और एसोसिएट में वहाँ रहा हूँ। तो एक कंप्लीट कैंपस जिसको बोलते हैं, और डीयू और जेएनयू के बाद यदि